अध्याय 2 में हमने जो कि प्राणियों में पोषण ने खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ ये हमने पढ़ा। इसके बाद स्टारफिश के बारे में उसको पढ़ा, उसका वो आमाशय किस प्रकार बाहर निकलता है शरीर से। फिर हमने मानव में पाचन की क्रियाएं पढ़ी। उसके बाद दूध के दांत स्थायी दांत कहलाते हैं। क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। यानी पहले जो हमारे दांत निकलते हैं वो हमारे शैशव काल के दांत होते हैं और ये लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लगभग जीवन में पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि फिर भी वृद्धावस्था में प्राय ये गिरने लग जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिठाइयाँ और दंतक्षय। मिठाइयाँ और दंतक्षय का क्या संबंध है? मीठी चीज़, हमें पता है कि मीठी चीज़ खाने से दांतों को नुकसान होता है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। ये हमारे लिए लाभदायक जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। सफाई नहीं करेंगे क्योंकि भोजन हम बाहर से अनेक वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि वायुमंडल के साथ जो वायुमंडल के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इनकी अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या में कमी हो जाती है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। शर्करा हमारे भोजन शर्करा से हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज जो सभी हमें कार्बोहाइड्रेट होता है शर्करा, तो ये जीवाणु उस शर्करा का विघटन कर उसका अम्ल निर्मोचित करते हैं। अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में यानी कि अंतिम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। अंतिम अवस्था यानी कि दर्द की अंतिम अवस्था। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ अन्य पदार्थ दंतक्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। लेकिन चॉकलेट, ठंडी पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह, ठंडा पानी, बर्फ़ और चीनी युक्त मिठाइयाँ यानी शक्कर युक्त चीनी युक्त एकदम मीठा पदार्थ है चीनी, उससे संबंधित मिठाइयाँ दांतों के क्षति के लिए उत्तरदायी होते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया में सबसे पहला मुख्य अंग होता है मुँह, और मुँह के अंदर हमने पढ़ा दांतों के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों के रख रखाव से संबंधित आदि हमने पढ़ा। अब हम मुँह के अंदर ही पाए जाने दूसरे अंग जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गोइका के अधर तल से जुड़ी हुई रहती है। हमारे मुख पे पीछे अगर हम अंगुली से पता कर सकते हैं कि पीछे के अंतिम भाग क्या, जहाँ पर हमें ऐसा हिचकिचाहट अनुभव होता है जहाँ तक टच करने पर, वो अधर तल कहलाता है। अधर तल से पीछे की ओर ये जीभ जुड़ी हुई होती है और इसका आगे वाला हिस्सा यानी अग्रभाग स्वतंत्र होता है। ये कहीं भी किसी भी दिशा में घूम सकता है। विशेषकर इस जीभ का कार्य होता है भोजन के साथ लार का मिलाना और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हमें किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद जीभ के द्वारा हम इसको पता करते हैं। सुगंधित पदार्थों को सूंघकर तो हम कह सकते हैं कि हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को भी मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप जो इसके हमने पढ़ा नहीं 2.4 तक स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाना, यानी कि क्रियाकलाप में ये दिया गया था कि हमें जीभ के ये भाग दिए गए हैं इस प्रकार। ये पीछे वाला हिस्सा, ये दोनों एक जैसे साइड वाले,
ये आगे से मध्य में और ये सबसे अग्रभाग। इन 4 हिस्सों पर ही किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद का पता चलता है। यदि हम ये खट्टा खाएंगे तो खट्टा हमारे जीभ के इस साइड के से हमें खट्टे का अनुभव होगा, इस साइड से। उसके बाद मीठे का पता करने के लिए हमारे पास सबसे जीभ का अग्र हिस्सा आता है। सबसे पीछे अंतिम हिस्सा कड़वे का अनुभव, कड़वे का स्वाद का हमें पता चलता है। ये 3 भाग, इसमें आप खुद ही घर पर क्रियाकलाप करके इसको देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम मानव पाचन के अगले हिस्से में पढ़ेंगे भोजन नली। मुख से होता हुआ भोजन ग्रसिका यानी कि भोजन नली में आता है। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है। जैसा कि चित्र 2.2 में दर्शाया गया है। 2.2 भी चित्र हम देख सकते हैं। जिस सबसे पाठ के शुरू में 2.2 का शुरू हुआ था, ये 2.2। यहाँ से भोजन, यहाँ से हमने अंतःग्रहण किया भोजन का। भोजन दांतों के बीच में इसके छोटे छोटे टुकड़े हुए जीभ ने भोजन के साथ लार को मिलाने का कार्य किया और भोजन को निगलने में सहायता की। अब भोजन यहाँ से मुख से होता हुआ यहाँ पहुँचता है, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। चलिए अब ग्रसिका के बारे में पढ़ते हैं। तो निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है। ग्रसिका, अब ग्रसिका की स्थिति का पता कि ग्रसिका हमारे शरीर में कहाँ स्थित है और कहाँ पर है। ग्रसिका गले एवं वक्ष होती हुई जाती है। ग्रसिका गले और वक्ष होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। संकुचन जैसे कहें कि एक नली को, प्लास्टिक की नली को पानी अपन बीच में से दबाएंगे तो वो नली का पानी आगे की ओर खिसकता जाएगा। वापस वहाँ से छोड़ेंगे और अगले हिस्से से हम दबाएंगे तो वहाँ पर वो पानी वापस ऐसे आगे आगे खिसकता जाता है और कोई भी कचरा भी होता है वैसे निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार ग्रसिका भी बीच बीच में भोजन को आगे खिसकाने के लिए संकुचित होती रहती है, जिससे भोजन नीचे सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। तभी भोजन जाके भोजन का पूरा पाचन आहार नाल के अलग अलग भाग में होकर धीरे धीरे पाचन होकर उसमें पाचन होता है। वो संकुचित कारण भोजन नीचे नीचे की ओर सरकता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन कर लिया, कुछ दिन बाद हमें उल्टी हो जाती है, जैसे जी घबराता है। फलस्वरूप हम उसे वमन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया होगा। वमन का मतलब वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब हम कहते हैं आम भाषा में उल्टी। इसके कारण के विषय में अपन सोच सकते हैं कि ये हमें क्यों हुई। हम सोचेंगे हमने क्या खाया, खाने पीने के ऊपर भी हो सकता है। हम शुद्ध पौष्टिक आहार खाएंगे तो हमें ऐसी कैसी भी वमन की जैसी शिकायत हमें नहीं होगी। अब भोजन नली से के बाद भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये आमाशय, ये यहाँ पर चित्र में बताया गया आमाशय नाम से, ये आमाशय ऐसा। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। चपटा एवं जे आप देख सकते हैं, चपटा एवं जे इस प्रकार आकृति। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। चौड़ा भाग यानी यहाँ से चौड़ा हिस्सा। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। ये इसकी स्थिति कि ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और वापस यहाँ से भोजन खिसकता हुआ संकुचन के द्वारा शुद्रांत में खुलता है। शुद्रांत यानी छोटी आंत। अब हम पढ़ेंगे ये जो अलग समय दिया गया है, ये हमारे जीवन में बहुत ही घटना घटने वाली होती है और हमें इनके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। अब ऐसा ये क्यों होता है?
आपको पता होगा कि भोजन मंत्र के बाद हमारे विद्यालय में हम भोजन करना शुरू करते हैं। तब आपको भैया जी के द्वारा या दीदी जी के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी शैतानी के कारण आवाज़ करते और आपके गले में बीमारी होती है। फिर मध्यावकाश खत्म होने के बाद कोई ना कोई किसी भी प्रकार से तकलीफ लेकर आता ही रहता है। ये हमारे होता है खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश कर जाने के कारण। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। ये श्वास नली का कार्य है, यानी कि ग्रसिका से आती हुई वायु फेफड़ों तक नासिका के द्वारा फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका से के साथ साथ चलती है। भोजन नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं, मार्ग एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? तो देखिए, भोजन निकलने के समय एक मासल रचना वाल्व का कार्य करती है। मासल रचना यानी कि भोजन निकलना हो तो श्वास नली की तरफ वो वाल्व उस श्वास नली को ढक लेता है, जिसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। इसलिए हमें भोजन करते समय कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। आमाशय का आंतरिक, अब आमाशय की संरचना, आमाशय का क्या कार्य है? आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। यानी आंतरिक आमाशय के अंदर का हिस्सा श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl तथा पाचक रस स्त्रावित करते हैं। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को यानी कि सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जीवाणु जो हम भोजन, मैंने पहले बताया था कि भोजन को हम बाहर से वायुमंडल से प्राप्त करके हमें मुख में ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल के जीवाणु भोजन के साथ शरीर में पहुँच जाते हैं, वे जीवाणुओं का अम्ल नष्ट कर देता है। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो अम्लीय माध्यम में ही एक्टिव रहते हैं। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है।